नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। राष्ट्रीय ध्वज है देश के गौरव और मूल्यों का प्रतीक। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार का हर घर तिरंगा झंडा फहराने का है निर्णय। देश के प्रति सच्ची राष्ट्रभक्ति, यह विचार प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने भिवानी निवास पर तिरंगा फहराते हुए कहे। वहीं उन्होंने तिरंगा को भारत का गौरव और सामाजिक सद्भावना का प्रतीक बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव एवं मूल्यों का प्रतीक है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार की ओर से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत स्वतंत्रता सप्ताह के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त को देश में सभी घरों पर तिरंगा फहराने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने जिला वासियों से आह्वान किया कि वे इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराएं। उनका कहना था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के हर घर सरकारी आवासों, शिक्षण व चिकित्सा संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान से हर नागरिक को जोड़ने के लिए सभी एनजीओ, व्यापार मंडल, सामाजिक, धार्मिक व स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सहयोग देंगी। कृषि मंत्री का कहना था कि देश के हर घर पर एक साथ तिरंगा नजर आएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता के साथ साथ सामाजिक सद्भावना की भावना और अधिक मजबूत हो। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर जो लाखों शहीदों ने बलिदान दिया तिरंगे की शान के लिए, वो तिरंगा लहरा करके उन शहीदों को याद किया जाए और देशभक्ति की भावना हमारे नौजवान है उनके अंदर आए। और सरकार की तरफ से भी हम ये शुरुआत कर रखी है हर घर तिरंगा, और हमारी भाजपा पार्टी की तरफ से भी हर बूथ के ऊपर 50 तिरंगे का एक अभियान छड़ा हुआ है। और मैं सब साथियों से, देशवासियों से, किसानों से प्रार्थना करता हूं कि अपने घर पर इस 15 अगस्त से पहले ज़रूर तिरंगा लगाएं। तो सर, जो खिलाड़ी हैं काफ़ी कॉमनवेल्थ में गए हैं, वो भी तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जीत रहे हैं। विदेशी जगह पर जो है आज तिरंगे का सम्मान बढ़ा रहा है, तो उन खिलाड़ियों के लिए क्या दुआ करेंगे? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो देश की बात बढ़ा रहे हैं, तिरंगा का मान बढ़ा रहे हैं। और बार बार जो लंदन के अंदर भी राष्ट्रगान गूंजता है, और वो सौभाग्य का अवसर होता है किसी खिलाड़ी के लिए जब वो दुनिया के मुकाबले के अंदर जीत करके हमारे तिरंगा झंडा लहराए। ऐसे भाग्यशाली लोग कुछ ही होते हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज प्रत्येक देशवासी पूरे गर्व से तिरंगा लगाता है। और आपने देखा होगा तिरंगे की ताकत को यूक्रेन और रूसिया के वार के अंदर, जब हमारे विद्यार्थी तिरंगा लेकर निकले थे तो किस तरह से उनको सुरक्षा मिली थी। ईडी की कार्यवाही और तिरंगे को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। शुक्रवार को भिवानी पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तिरंगे का अपमान व भ्रष्टाचार के पक्ष में आंदोलन करने के गंभीर आरोप। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भिवानी में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान ओपी धनखड़ व अन्य नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी के हर आरोप को गलत बताते हुए उल्टे कांग्रेस पर ही एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हरियाणा भाजपा करीबन 10 लाख तिरंगे फहराएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने पर उन्होंने कहा कि कुलदीप ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मोदी व अमित शाह में विश्वास जताया है। कांग्रेस द्वारा कुलदीप को महत्वाकांक्षी कहे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं को मान सम्मान न मिलने पर नेताओं घुटन महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में शक्ति केंद्र प्रमुखों की कार्यशालाएं चल रही हैं। आज तीसरा दिन है। 9 कार्यशालाएं संपन्न हो गई हैं। 10 तारीख तक सभी 22 के 22 जिलों की कार्यशालाएं संपन्न होंगी। 4000 हमारे कार्यकर्ता इस काम के लिए उनका जो है ओरिएंटेशन किया जा रहा है कि एक तो जो प्रधानमंत्री जी ने हर घर पर तिरंगा
फहराने का जो आह्वान दिया है, हमने 10 लाख तिरंगे पार्टी की तरफ से फहराने का तय किया है। पार्टी पहुंचाएगी घरों तक और हर बूथ पर 50। तो उसके लिए हम इस वर्कशॉप को चला रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी संगठनात्मक संरचना नीचे तक खड़ी हो। एक कार्यक्रम अभी आज़ादी के साथ ही जुड़ा हुआ है, विभाजन की विभीषिका। 10 लाख लोग उस समय मारे गए थे, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी हुए थे। किसी भी कौम ने अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो इतिहास में से फिर से गुजरना पड़ता है। तो आज उस कार्यक्रम के निमित्त भी जो है इसका ट्रेनिंग सेल में बताया जा रहा है वर्कशॉप में कि वो भी कार्यक्रम अपने यहाँ हो और हम उस चीज़ों को याद करें। और केवल याद ही नहीं करें, बदलती हुई परिस्थितियों को। दुनिया का हर मुल्क ये कोशिश करता है कि उसके यहाँ बाहर के घुसपैठिए ना हों, उसकी डेमोग्राफी ना बदले। मैं भूटान गया था 92 में। भूटान के राजा ने भी मुझे कहा था कि मेरा तो छोटा सा देश है, अगर लोग ऐसे आते रहे तो मेरे 2 ही हसर मेरे सामने होंगे, ड्रग ग्यालपोजिंग में सिंगे वांगचुक ने, कि अगर चुनाव हुआ, लोकतंत्र यहाँ आ गया तो हम नहीं रह पाएंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसलिए जो डेमोग्राफिक चेंज जो है वो एक बड़ा सवाल है आने वाले समय में। जो घुसपैठ यहाँ हुई है तरह तरह की, भिन्न भिन्न प्रकार की, तो उस नाते से इस बात पर भी सजग होना चाहिए, विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए, कि अपने यहाँ की जो डेमोग्राफी है, जैसी भिवानी है, जैसा हरियाणा है, उसी प्रकार की डेमोग्राफी इसकी रहती है। तो उसी कारण से वो जो स्वरूप उसी राज्य का दुनिया के हर मुल्क के सामने ये चैलेंज है, केवल भारत के सामने है ऐसा नहीं है, यूरोप के देशों के सामने भी ये चैलेंज है। तो इस चैलेंज दुनिया के हर मुल्क के सामने है डेमोग्राफी चेंज का। इसके साथ साथ आगामी जो चुनाव है पंचायती राज के, सितंबर माह में सरकार की मंशा आई है कराने की, धनपत जी का स्टेटमेंट भी आया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर विचार कर रही है कि जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़े। इस पर विचार चल रहा है। अभी फाइनल तो चुनाव समिति करेगी, लेकिन इस दिशा में विचार हो रहा है। तो उनकी आत्मा की आवाज़ पर है, उन्होंने पहले ही आत्मा की आवाज़ अभिव्यक्त की और उसके हिसाब से अपना एक्ट भी किया। और उनको ये रियलाइजेशन है कि भारतीय जनता पार्टी, आज उन्होंने मंच पे भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के साथ, हरियाणा बीजेपी संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में देख रहा हूं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री को मैं काम करते हुए देख रहा हूं, हरियाणा में एक अच्छी सरकार को काम करते हुए देख रहा हूं। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं सर इस पर कि वो महत्वाकांक्षी हैं और दल बदल की मतलब रही है उनकी, काफ़ी दल बदल चुके हैं महत्वाकांक्षी। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। जो महत्वाकांक्षी नहीं होता वो राजनीति में नहीं होता। महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। और कांग्रेस में घुटन हो रही है लोगों को, क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा कि अशोक तंवर जी को काम नहीं करने दिया गया, शैलजा जी को काम नहीं करने दिया गया। बहुत सारे कांग्रेस के साथियों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस ने ऐसे हालात अपने यहाँ उत्पन्न किए हैं। तो जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है उसमें बहुत लोग हैं भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन होते हैं, भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन पहली बार देख रहे हैं। जब देश के सामने खुली किताब की तरह से है कि कैसे पार्टी का अखबार व्यक्तिगत संपत्ति बन गया, इसके बारे में पूछताछ तो स्वाभाविक है, देश के सामने आना चाहिए। अखबार तो पार्टी का था, व्यक्तिगत ट्रस्ट में कैसे चला गया, व्यक्तिगत संपत्ति कैसे बन गई, वो सारी की सारी जो है संपत्ति कैसे बढ़ी, वो सारे के सारे सवाल हैं जो ईडी पूछ रही है। तो आदरपूर्वक देश की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस का जब राज था सब लोग आदरपूर्वक इस प्रकार देश की संस्थाओं का सम्मान करते थे। मोदी जी भी जांच से गुजरे हैं, अमित शाह जी भी जांच से गुजरे हैं। आज कांग्रेस के नेताओं को क्या दिक्कत हो गई अगर जांच हो रही है तो आदर प्रकार से पूर्वक जांच के साथ गुजरे। वो कह रहे हैं कि ईडी जो है, ईडी है, सीबीआई है या इनकम टैक्स है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। देश की संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। ये देश की संस्थाएं व्यक्तियों की नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, आप भी चलाते थे, देश की संस्थाएं हैं। तो देश की संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। हर घर तिरंगा जो अभियान है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो बीजेपी का संगठन है आरएसएस, उसने आज़ादी के किसानों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम अपनाने पर कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 से 80% तक का अनुदान। रिपीट, किसानों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम को अपनाने पर कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 से 80% तक का अनुदान। यह कहना है कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम गोदारा का। वहीं उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल पर 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल agro-haryana.gov.in पर 25 अगस्त तक 2022 तक
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उपरांत किसानों को 2 दिन के अंदर अपने संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता भिवानी कार्यालय में जमा करवाने होंगे। ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसान के नाम पर हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। यदि किसान अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तो उसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे में पिछले 2 वर्षों में उसी कृषि यंत्र पर अनुदान न लेने व आगे भी 5 वर्षों तक कृषि यंत्र न बेचने के बारे में शपथ पत्र भी देना होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत श्रेणी के लिए एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र व कस्टम हायरिंग सेंटर में कम से कम 3 व अधिकतम 5 कृषि यंत्रों पर ही अनुदान ले सकता है। अभी सरकार ने, भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने एक हमारी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम चलाई है। उस स्कीम के अंदर क्या है, किसान भाइयों को हम व्यक्तिगत किसान है उसको 50% सब्सिडी देते हैं, और जो कस्टम हायरिंग सेंटर मिलकर किसान भाई अगर एक सोसाइटी बनाते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर जिसका नाम CSC वो अगर लेते हैं, CSC में कृषि यंत्र लेते हैं तो उसमें हम 80% तक सब्सिडी देते हैं। और किसान भाइयों के लिए हमारे पास बहुत से यंत्र है जो कि इसमें काम आ रहे हैं। जैसे आपका सुपर SMS है, आपका ये रोटावेटर है, और इसमें सीड ड्रिल है, आपकी स्ट्रा बेलर है आपका, और सुपर सीडर है आपका, MB प्लाऊ है आपका, रोटरी स्लेसर है आपका, सर्व मास्टर है आपका, मल्चर है, चॉपर है। इस तरह के हम काफ़ी यंत्र है जो किसानों को सब्सिडी भी दे रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि 15-20 किसान इकट्ठे होकर अगर अपनी सोसाइटी बनाते हैं तो उसको CSC देते हैं, और CSC पे 80% तक, यानी कि आपको 100 में से 20 रुपये खर्च करने हैं और आपको बहुत सारे जाएंगे। इसके लिए टोकन मनी अगर 2.5 लाख से कम रुपए का कोई यंत्र है उसके लिए 2,500 रुपये है, और 2.5 लाख से ऊपर उसमें 5,000 रुपये टोकन मनी है। और 25 अगस्त किसानों के लिए लास्ट डेट है जो हमारे पोर्टल पर किसान भाई अपलोड करेंगे, अपना नाम दर्ज कराएंगे। उसका अगर बहुत ज़्यादा किसान हो जाते हैं, हमारे जो टारगेट दिए उससे ज़्यादा है, तो इसका ड्रा निकालना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, टारगेट से कम किसान होते हैं तो हम जो किसान अप्लाई कर सके उसको देते हैं। और पिछले 2 साल से तो सरकार ने ऐसा कर रखा है, जिस किसान ने भी अप्लाई किया उसको दे दिया, कोई ड्रा का सिस्टम नहीं हमारा। और जितने भी किसानों ने अप्लाई किया, पीछे भी हमने लगभग ज़िले में 540 किसानों को कृषि यंत्र दिए। 540 किसानों ने अप्लाई किया था, सबको कृषि यंत्र मिल गए। इसके साथ साथ अभी भारत सरकार, हरियाणा सरकार दोनों मिलकर जो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे किसान को 4 महीने की किस्त 2,000 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये पर महीना जो किसान को मिलते हैं। जो भी किसान है उसको 2,000 रुपये हर 4 महीने में किस्त आ रही है। उसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसकी 10 अगस्त लास्ट डेट है। जिस भी किसान को ये किस्त मिल रही है वो अपने अकाउंट में, खाता में अपना आधार कार्ड ज़रूर ऐड करवा ले, जोड़ लें, EKYC जिसको बोलते हैं। और अब भी हमारे ज़िले की 47,306 किसानों की बकाया है। कुल किसान हमारे ज़िले के 1,43,000 किसान जो पेंशन ले रहे हैं, उसमें से 47,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने EKYC अपना आधार अकाउंट से जोड़ा नहीं है। और अगर 10 अगस्त तक किसान भाई नहीं जोड़ेंगे तो उनकी आगे आने वाली जो किस्त है वो बंद हो जाएगी। ये किसानों से मेरी एक सलाह है कि इस पे ध्यान दें, और अपने नज़दीक CSC सेंटर जो गांव में जगह जगह, हर गांव में 1-2 सेंटर है, उन पे जाके अपना आधार कार्ड है वो अपने अकाउंट में ऐड करवा लें। और किसान भाइयों से मैं ये भी कहूँगा कि अब जैसे हमारी स्कीम चली हुई है, मेरा पानी मेरा विरासत है, बाजरा डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें भी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अगर किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो इन दोनों स्कीमों का उसको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अब बेरोजगारी दूर होने के साथ वाहन चालकों का सफर भी होगा आरामदायक। ये विचार रीति संगम एजुकेशन सोसाइटी की प्रदेश अध्यक्ष इंदु परमार ने रोहतक रोड पर टोल प्लाजा के शुभारंभ पर व्यक्त किए। वहीं उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा का टेंडर गणेश गढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पूरा किया गया है।
भिवानी रोहतक रोड पर टोल प्लाजा के शुरू होने से एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों का सफर भी आसान होगा। इंदु परमार ने बताया कि औरंगाबाद के पास टोल प्लाजा का टेंडर गणेश गढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पूरा कर लिया गया है। इंदु परमार का कहना था कि यह मार्ग पहले टूटी अवस्था में था, जिस पर सैकड़ों गड्ढे होने के चलते वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कई बार चालक हादसे का शिकार भी हो जाते थे। लेकिन अब टोल प्लाजा के शुरू हो जाने से वाहन चालकों का सफ़र भी आरामदायक बनेगा, जिससे यात्रियों को परेशानियों से निजात मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इस टोल प्लाजा पर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक कम होगी। आज हमारा ये जो टोल नया शुरू हुआ है बामला औरंगाबाद रोड पे, यह टोल अपना एक है गणेश गढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री गंगानगर राजस्थान की, उन्होंने इसका टेंडर लिया है और आज इसका शुभारंभ किया गया है। तो मैं अपनी तरफ से इनको बधाई देना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और हमारे भिवानी के जो बेरोजगार युवक हैं उनको एक रोजगार का अवसर मिला है, तो मैं युवा बच्चों से भी इंतजार करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी इस टोल को शांतिपूर्वक चलवाने में पूरा उनका सहयोग करें। और दूसरी बात है, जो हमारा रोड का जो निर्माण कार्य हुआ है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह जो पहले होते थे उनसे भी बचाव होगा, तो इस टोल के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एनएचएम पर लगे कर्मचारियों व चिकित्सकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने एनएचएम के तहत लगे कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्यों को नौकरी से हटा दिया है। इसी के विरोध में आज पूरे हरियाणा में एनएचएम पर लगे कर्मचारियों ने सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमें हमारी आवाज़ उठाने से रोक रही है और आवाज़ उठाने वाले लोगों को सरकार दबा रही है। उनका कहना था कि सरकार की एनएचएम पर लगे कर्मचारियों ने कोरोना की सभी लहरों में अपनी जान जोखिम डालकर सभी बीमार और कोरोना से पीड़ित नागरिकों की सेवा की और सरकार ने उन्हें वेतन देने की पेशकश भी की, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए इन कर्मचारियों ने सरकार से कोई पैसे नहीं लिए और सरकार का हमेशा ही साथ दिया। लेकिन सरकार ने अब तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रदेश कार्यकारिणी के कई सदस्यों को टर्मिनेट कर दिया। उन्होंने कहा कि आज की हड़ताल को लेकर उन्होंने 3 दिन पहले ही सिविल सर्जन को ज्ञापन भी सौंपा और अपनी मांगों के बारे में अवगत करवा दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं सुखदर्शन सरोवा सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज जो स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के जो कर्मचारी जो कार्यरत हैं, आज वो हड़ताल पे अपनी मांग और मुद्दों को लेकर, एक तो हम सर्व कर्मचारी संघ की अभी पीछे स्टेट की मीटिंग थी हमारी, उस वक्त भी ये जो एनएचएम का जो मुद्दा है वहाँ मतलब राज्य कार्यकारिणी में डिस्कस हुआ था कि एनएचएम के कर्मचारियों के साथ जो सरकार तरह तरह के नियम लागू करके उनके साथ विश्वासघात कर रही है और उनको सुरक्षा की जो जॉब की गारंटी है उसके ऊपर सरकार पीछे हट रही है। तो स्टार्टिंग में जब भर्ती हुई थी उस प्रकार ऐसा कोई नियम नहीं था जो आज सरकार दोबारा से लागू कर रही है। अभी पीछे 20 जुलाई को एक हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी किया था कि एनएचएम के कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल निगम जो सरकार ने जो बनाया है उसके तहत हम इनको मर्ज करेंगे। लेकिन जो एनएचएम की जो भर्ती है वो अलग प्रकार की भर्ती है। ये जो खाली पड़े पद हैं उनके ऊपर मतलब नियमित पद के रूप में भरे गए थे और ये जो इनका जो मामला है वो पूरे प्रदेश में अलग प्रकार का है, न कि रोजगार कौशल निगम का। रोजगार कौशल निगम तो एक कर्मचारी का शोषण करने के लिए बनाया है। एक तो हम कहना चाहते हैं आज इनके इसे हड़ताल के माध्यम से कि जो इनकी जो जॉब की जो गारंटी है, सुरक्षा की सर्विस की गारंटी है, जो नियम है, जो रेगुलर कर्मचारी के जो नियम है वो इनके ऊपर लागू होने चाहिए। इनको हरियाणा रोजगार कौशल निगम में कन्वर्ट नहीं किया जाए, एक तो हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा जो आज ये जो हड़ताल के ऊपर है इनका मुख्य मुद्दा है, इनके जो राज्य प्रधान है जो रेहान, उनको राजा जो रेहान है उनको सरकार ने टर्मिनेट कर दिया और 2 साथी और उनके टर्मिनेट किए हैं। एक तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये देश लोकतंत्र है और यहाँ लोकतंत्र में अपने हकों को लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के खिलाफ मतलब नारे लगाने पड़ते हैं, तभी सरकार सुनती है। भिवानी पीरियड फार्मासिस्ट भिवानी एनएचएम के तहत कार्यरत हूँ। हमारे प्रदेशाध्यक्ष और मेवात से जो डैम है ऋषिराज और हमारे गीता रोहिला फार्मासिस्ट को सरकार ने टर्मिनेट कर दिया गया है बिना किसी इंक्वायरी के। इसलिए हम इस के निरंतरता में आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक पर चले गए हैं, ज्ञापन दिए हैं। सरकार हमारे एनएचएम कर्मचारियों पर तरह तरह के गलत नियम लागू करके उनको टर्मिनेट कर रही है, बार बार उनका शोषण कर रही है। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि सरकार ने कुछ दिन 1 महीने पहले ही हमारे सैलरी फिक्स करने का
का लेटर जारी किया था, उसका विरोध प्रदर्शन किया था हमने। उस बारे में भी सरकार ने, हेल्थ मिनिस्टर ने इसमें इंटरफेयर करके उस पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद सरकार ने 8 हमारी कैटेगरियों पर बेंचमार्क लागू कर रखा है, वो जो अन्य किसी भी राज्य में नहीं है। इसलिए सरकार एक नए रास्ते अपना के हमारी सरकार कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसके विरोध प्रदर्शन में आज हम सारे हर डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल पर चले गए। आज सांस्कृतिक मंच भिवानी द्वारा स्थानीय सांस्कृतिक सदन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश से पहुंचे टीवी स्टार सुदीप भोला ने तिरंगा लहर लहर लहराए कविता सुनाकर और कवयित्री बलजीत कौर तन्हा ने अपने अंदाज में कविताएं सुनाकर खूब तालियां बटोरी। स्थानीय सांस्कृतिक सदन में सांस्कृतिक मंच द्वारा किए गए कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं से खूब तालियां बटोरी। मध्य प्रदेश से पधारे टीवी स्टार सुदीप भोला ने अपनी नई कविता की पंक्तियां तिरंगा लहर लहर लहराए जिसको भाए नहीं तिरंगा वो चूल्हे में जाए सुनाई। वहीं दिल्ली से पधारी हास्य कवित्री बलजीत कौर तन्हा ने अपने अंदाज में अनेक फुलझड़ियां छोड़ी। हरियाणा साहित्य अकादमी के सहयोग से किए गए कवि सम्मेलन की अध्यक्षता बुलंदशहर से पधारे डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया द्वारा की गई। उनकी कविता में राष्ट्रीय ओज भरा हुआ था। प्रसिद्ध कवि राजेश चेतन ने अपनी व्यंग्यपूर्ण रचना में कहा, 10-10 बच्चे पैदा करना अब प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ, देशभक्ति हो जाती है। वहीं इस अवसर पर वरिष्ठ कवि राजेश चेतन काव्य पुरस्कार भिवानी के कवि डॉक्टर मनोज भारत को प्रदान किया गया। उन्हें 11,000 रुपये की राशि, शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र प्रदान किया गया। सांस्कृतिक मंच की ओर से वरिष्ठ गजलकार विजेंद्र गाफिल को विशिष्ट कवि सम्मान भी प्रदान किया गया। वहीं कवि राजेश चेतन के जन्मदिन पर सभी उपस्थित जनों ने उनके दीर्घायु होने की कामना की। सारी उपलब्धियां मुझे अपनी उपलब्धियां लगती हैं, मेरे इतने अंतरंग और इतने अनन्य हैं। मैं पुनः उन्हें बहुत सारी बधाई देता हूँ जन्मदिन की। और ये 4 दिन पूर्व हम दे रहे हैं और ये उनके जन्मोत्सव अलंकृत हो शुभ शारद ऐसी कृपा कर दो, सब शब्द व्यर्थ अलंकृत हो शुभ शारद ऐसी कृपा कर दो, निज वीणा के तारों से पूर्व में नव चेतनता भर दो, निज वीणा के तारों की झनकती से पूर्व में नव चेतनता भर दो, मन के अंधियार को दूर करो, मन के अंधियार को दूर करो, उजियार के दीप नए धर दो, नित नूतन काव्य प्रबंध रचे, नव छंद रचे जननी वर दो, नूतन काव्य प्रबंध रचे, नव छंद रचे जननी वर दो, जहूं और ही ज्ञान प्रकाशित हो, जहूं और ही ज्ञान प्रकाशित हो, तम ताहर और अभाव रहे, सब प्रेमों के पंथों के पांव धरे, जग में न कहीं दुर्भाव रहे, सब नेह के पंथों के पांव धरे, जग में न कहीं दुर्भाव रहे, करुणा ममता का प्रभाव सदा, करुणा ममता का प्रभाव सदा, ममता समता का प्रभाव सदा, बहती सद्भाव की नाव रहे, जब लौटन में यह प्राण रहे, मन में निज देश का भाव रहे, जब लौटन में यह प्राण रहे, मन में इस सरकार को बिठा दिया गया। मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि शुक्र है मैं राजेश जी की टीम में होकर राजेश जी कर्नल मेजर नहीं है, नहीं तो सेना में सबसे आगे सरहद पर भी मुझे ही भेजना। आज उनका जन्मदिन है, अनंत शुभकामनाएं। राजेश जी वो शख्सियत है जो कागज पर कलम से ही कभी कुछ अच्छा है तो राजेश जी की लाइफ को दिल ने कहा नहीं, इंसान यहाँ हर रोज लड़ता है और लड़ लड़ कर ही हर दिन आगे बढ़ता है। कोई लड़ता है, कोई लड़ता है बच्चों की पढ़ाई और महंगाई से, तो कभी माँ बाबू की दवाई से। बहुत सी बाधाएं आती हैं, जिंदगी को सताती हैं, पर कुछ लोग इन बाधाओं को पार कर आगे बढ़ जाते हैं। न केवल वो खुद जीते हैं बल्कि दूसरों को जीना सिखा
धीरे असाधारण काम करके राजेश चेतन, हंसराज गांधी और अन्य सिंधिया या पुनीत बोला असाधारण व्यक्ति। रही बात मेरी फोटो खींचते राजेश जी की भिवानी में जा रहा हूँ, फोटो खींच दी फटाफट लेके चैनल पे प्रोग्राम था। अभी चैनल से आए वो फोटो फेसबुक पे डालनी थी तो देखा कि वो दरवाजे पे फोटो खींची थी, पीछे एक गधा खड़ा हुआ था, वो भी आ गया फोटो में। अपनी पत्नी को गुस्सा कर रहे, बोले तूने कैसी फोटो खींची है, पीछे गधा भी खड़ा दिख रहा है। तो पत्नी आगे से बोली कि क्या हो गया, फोटो तो फोटो है। बोले मुझे फेसबुक पे डालनी है। तो पत्नी बोली डाल दो फेसबुक पे, लिख दो आगे वाला मैं हूँ। तो मिल गए मुझे, बोले रात को सपने में यमराज आ गया। मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया, बोले सपने में आया यमराज, मुझे बोला तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मैंने कहा फिर, बोले मैंने कहा ले जाओ पड़ोस में रहती है। तो मस्ती में रहो। हमारे लोगों की टेंशन अजीब है, बहुत अजीब टेंशन लेते हैं हम तो। अमेरिका में लाइट चली जाए तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं कि लाइट गई। जर्मनी में लाइट चली जाए तो लोग इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं। और एक हमारा देश है, लाइट चली जाए तो मेरा पति बच्चों को आवाज लगाते हैं काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसी दीदी गई। विषय नहीं बचते। राजनीतिक कविताएं हैं तो मैं आपको सुनाऊंगा। उत्तर बुलडोजर बाबा का जिक्र हुआ। हम सीबीआई बहुत जानते थे। देखिए कुछ बारीक बातें करता हूँ। सीबीआई केवल सीबीआई सुना था, सीबीआई को कोई तोता बोलता था लेकिन खौफ पूरा था सीबीआई। लेकिन जब से बुलडोजर बाबा आए हैं तो सीबीआई खत्म हो गई है। लोग अब कहते नहीं ईडी तो बाद में आएगी, सीबीआई खत्म हो गई, अब जेसीबी आई। और उसके बाद ईडी आई। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सुनाऊंगा मैं आपको, वो भी कच्चा बादाम पैटर्न में। यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बादाम सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक अच्छी कविता से शुरू करूँगा। मुझे पता है यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, कविता के बड़े लोग हैं, गजल का सम्मान हो रहा है। एक हमारी बहन जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि पहले के लोग जो आंगन में पेड़ लगाया करते थे, तुलसी के पौधे लगाया करते थे। श्याम भैया आप बैठे हैं और आज गजल का सम्मान है, तो एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। मेरा मन बनाइएगा कि मैं कुछ ऐसा सुना के जाऊँ कि सुधी बोला कि आपके मन में जो छवि है आप उसको और अच्छा आंखें कर लो मेरे जाने के बाद। सुनिएगा कि जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा। जब तलक, दीदी सुनिएगा, आपने पेड़ पर बात कही, जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। एक बार जरा पीछे से तालियां मिलेंगी तो मेरी हिम्मत है। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा, उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से। ये 50-50 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने वालों सुन लो। उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, फिर तुम्हारे घर की चौखट खिड़कियां दे जाएगा। फिर तुम्हारे घर की चौखट खिड़कियां दे जाएगा। जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, जब नदी के दो किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब तुम्हें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। तब तुम्हें पेड़ होगा कत्ल तो भी लकड़ियां दे जाएगा, और जो न दे पाए उसे एक जिंदगी जीने का हक। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 5 लाख पेड़ काटने का ऑर्डर पास हुआ। जो न दे पाए उसे एक जिंदगी जीने का हक, वो शजर उनके लिए भी कुर्सियां दे जाएगा। पेड़ होगा तो भी लकड़ियां देगा। चौधरी जी को समझाने के लिए कैसे है कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, हो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं। देखिए भाजपा के लोग बड़े कमाल के होते हैं। मैंने एक भाजपा वाले को 500 का नोट दिया, मैंने कहा भाई साहब चेंज देना। 500 का नोट दिया, उसने मुझे 130 रुपये लौटा दिए। मैंने कहा बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म।
तो मन दीजिएगा। और देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही तो शाह होके आए हैं, कैराने में लगे हुए थे रूठे किसानों को बनाने। बस मेरी दुकान चल जाएगी। कि कल ही तो शाह होके आए हैं, कैराने में लगे हुए थे रूठे किसानों को बनाने में। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का लगाने में। टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, पर चौधरी नहीं माना। फिर चुनाव परिणाम जो आया वो आप सबने देखा। चुनाव परिणाम सुनाता हूँ, यूपी का चुनाव परिणाम गच्चा बजा। हमारे शौर्य की ओज की धारा के बहुत वरेण्य और महत्वपूर्ण नाम आदरणीय राजेश चेतन जी, जो स्वयं भिवानी से हैं, यहीं से हैं, मूलतः आजकल दिल्ली में रहते हैं। देश और दुनिया में जो हिंदी कविता का परचम लेकर के गए हैं, ये उनके जन्मदिन को समर्पित कार्यक्रम है। और ये 16 वर्ष से 15 वर्ष से लगातार ये परंपरा चल रही है। 16वां कार्यक्रम उनके जन्मदिन पर है, राजेश चेतन जी के हैं। इसमें हम सभी कवि मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और गौरव और हर्ष की बात है कि हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं और वो देश का बड़ा नाम है हिंदी कविता का, उनके कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बुलंदशहर जनपद के गुलाबखी एक कस्बा है, वहाँ रहता हूँ। मूलतः हापुड़ जनपद का मैं रहने वाला हूँ। पिछले 32 वर्षों से मैं हिंदी कवि सम्मेलनों में ओज की धारा में काव्य पाठ करता हूँ, शौर्य की धारा में। और देश में, देश के बाहर, लाल किले से या जहाँ भी अवसर मिले, लगातार अनवरत साहित्य की ये यात्रा, इसका मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। और जी दो पंक्तियाँ। तो अभी जो ये ईडी का खेल तमाशा ये चल रहा है, नेताओं के पैसे वैसे निकल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये पार्थ, संजय राउत, आज की राजनीति किस दिशा में चली गई। कभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कभी ऐसे लोग थे। मैं तुलना करता हूँ कि वो लोग जो तिरंगे को उठा करके, जो जय हिंद कह करके, जो वंदे मातरम कह के फांसी पर चढ़ गए, घर परिवार सब कुछ देश पे, सारा सर्वस्व देश पर कुर्बान कर दिया। आज ये देश को लूटने की परंपरा, तो कहता हूँ कि वो देश की खातिर मरते थे, वो देश की चिंता करते। तुम जेब की चिंता करते हो, वो देश की चिंता करते थे। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का कोठी बंगलों में भरते हो। तुम लूट खजाना भारत का शुष्के खातों में भरते हो। वो भारत के जननायक थे, तुम भारत के अपराधी हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। और सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और भारत तो एक ऐसे अभियान पर निकल पड़ा है जो हम विश्वगुरु थे, फिर विश्वगुरु होंगे। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि हम फिर भारत का बल विक्रम पौरुष बतलाने निकल पड़े। हम अश्वमेघ वाले घोड़े फिर से दौड़ाने निकल पड़े। भारत के विश्व विजयी रथ को कर विश्व विजय ही मोड़ेंगे। हम अमर तिरंगा दुनिया में फिर से फहराने निकल। बधाइयाँ देता हूँ और उस महोत्सव को मनाने के लिए हम भिवानी आए हैं और यहाँ के वातानुकूलित सभागार में हमारा एक कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके लिए आप सबको धन्यवाद भी दे रहे हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य, अभी आपकी अर्जुन जी से बात हुई, देश में पहले हम सिर्फ CBI को जानते थे, आजकल ED को ज़्यादा जानने लगे हैं। ऐसा लगता है CBI को बड़ा भाई हुआ है। तो हम तो राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, राजनीतिक अपना काव्य पाठ करते हैं और वर्तमान परिस्थिति पर व्यंग्य, हास्य व्यंग्य सब करते हैं। तो आज भी कुछ नया ताज़ा सुनाने का मौका है, तो आप सबके समक्ष सुनाने का अवसर मिलेगा। लेकिन बड़ा मौका और बड़ा अवसर ये है कि हम
उनके साथ आज इस कार्यक्रम में आए हैं, जिनके लिए पूरा उत्सव हो रहा है। आदरणीय राजेश चेतन जी, जिन्होंने भिवानी का नाम देश दुनिया में एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में, मैं भी कई देशों में गया हूँ, तो वहाँ पर भिवानी परिवार का नाम, जहाँ भी गए कवि सम्मेलन में, भिवानी परिवार का नाम जरूर आता है। और भिवानी परिवार का नाम आने का मतलब है राजेश चेतन जी का नाम आना, और राजेश चेतन जी का नाम आना यानी हमारे अभिभावक का नाम आना। मैं अपने शहर का, भिवानी का बहुत ऋणी हूँ। मुझे 32 वर्ष हो गए दिल्ली यहाँ से गए हुए, लेकिन अनवरत पिछले 16 वर्षों से सांस्कृतिक मंच का आभारी हूँ कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर ये भिवानी में कवि सम्मेलन का आयोजन होता है और एक कवि को राजेश चेतन काव्य पुरस्कार दिया जाता है। मैं सांस्कृतिक मंच की पूरी समस्त टीम का आभारी हूँ और अपने कवि मित्रों का भी आभारी हूँ कि जो लगातार इस कार्यक्रम में आते हैं। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय विश्व विख्यात कवि हैं जो भिवानी की धरती पर आकर और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, काव्य पाठ करते हैं और पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बनता है। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को अपना पूरा कवरेज देते हैं और पूरे भिवानी नहीं तो पूरे हरियाणा का एक बड़ा उत्सव ये कार्यक्रम बनता जा रहा है। मेरे भाग्य में तो ऐसा नहीं था, पर ये लोगों का प्रेम है। मैं उस प्रेम का कैसे गुणगान करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस एक ही विनती करना चाहता हूं, आप प्रेस और मीडिया के माध्यम से मेरे नगर के लोगों से ये प्रेम, ये स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बलजीत कौर है और आज मैं राजेश जी के यहाँ भिवानी में आई हूँ इनके साथ, सभी कवि मित्रों के साथ। और राजेश जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितनी अच्छी वो कविता लिखते हैं, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ तो मुझे शायद इसलिए उनका जो संपर्क है हमसे कुछ ज़्यादा है। राजेश जी जितने अच्छे कवि हैं उतना ही अच्छा उनका व्यक्तित्व है। वो कवि के साथ साथ एक लाइफ कोच के रूप में मैं उनको देखती हूँ और मैंने अपने जीवन में अगर 2-3 लोगों को बहुत महत्व दिया और मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा है तो वो राजेश चेतन जी या उन्हीं की तरह के जो मुझे शिक्षा देते हैं उन लोगों के कारण है। तो जब मैंने पहला मंच शुरू किया था 15 वर्ष पूर्व, तब मैं इनके साथ संपर्क में आई और बहुत कुछ सीखा। मैंने सिर्फ कविता ही नहीं सीखी, बहुत कुछ सीखा। और आज उनका मुझे लगता है कि यही जो प्रेम है वो इस बात को परिभाषित कर रहा है, क्योंकि आज जब वो स्वयं जब उनका जन्मदिन होता है तो उनके मित्र उनका जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं भिवानी में। और भिवानी परिवार मैत्री संघ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल छाया हुआ है और मुझे कहीं ना कहीं खटकता है कि काश मैं भी भिवानी में पैदा हुई होती या भिवानी की ही होती तो मैं भी, लेकिन फिर भी मुझे भिवानी के लोगों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत मोहब्बत दी। तो जब भी यहाँ कभी आमंत्रित किया जाता है तो लोग इतने स्नेह से मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व जीएसटी के विरोध में कांग्रेस पार्टी नेताओं द्वारा भिवानी की सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजबीर फरटिया इत्यादि ने बताया कि खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाना जनता के हित में नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता ईश्वर सिंह व राजबीर फरटिया ने बताया कि भाजपा के कार्यकाल में जहां महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो वहीं बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हाल ही में आटे, दाल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी 5% जीएसटी लगाकर भाजपा सरकार ने आम जन पर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया है। ऐसे में सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। कांग्रेस के रोष प्रदर्शन को देखते हुए भिवानी जिला पुलिस ने व्यापक प्रबंध कर रखे थे। जिले के लघु सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल व दंगा रोधी वाहन और फायर ब्रिगेड तैनात कर रखे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां लेने के लिए अलग से वाहन भी पुलिस द्वारा मंगवाए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की औपचारिक गिरफ्तारियां कर उन्हें गाड़ी में बैठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हमने आज प्रदर्शन किया था और गिरफ्तारी दी है। नहीं तो कल खुदेगी के ऊपर आज ये प्रदर्शन, आज जो हमें हजारों कांग्रेस ने जो गिरफ्तारी दी है वो इसी आयोज में देखे हुए तो सरकार तो एक तानाशाह रवैया है और जिससे के ये दर्शाता है कि इस सरकार के ऊपर कानों पर जूं नहीं रहेंगी। बेरोजगारों को रोजगार दो, महंगाई को बंद करो, गरीब का जो निवाड़ा रोटी छीनने वाली सरकार है जिसने इस पर जीएसटी लगाया है उसको वापस लो।
हमारे ये जो है इसी के ऊपर आज सारे पूरे देश और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का हमारा ये प्रदर्शन है और इसी के आयोजन हमने ये गिरफ्तारी आती है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आज महंगाई की जो मार है वो आम जनता पे, नौजवानों पे जो 2 साल से लगातार रोडों पर हैं और उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, नई नौकरियां नहीं दी जा रही। और खास करके मैं कहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने खाने पर भी जो GST लगाई है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको वापस लिया जाए, नहीं तो ये संघर्ष कहीं और 4 गुना बढ़ेगा और इनको झुकने का काम हम करवाएंगे दिन रात एक करके। कांग्रेस पार्टी आज पूरी एक है। जिला मुख्यालय पर जिस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं आप, नौजवानों की जो जनसंख्या है, हजारों की संख्या में नौजवान साथी पहुंचे हैं यहाँ पर और आने वाले दिनों में लाखों की संख्या में यहाँ नौजवान साथियों की संख्या होगी। आज कांग्रेस का सारे हिंदुस्तान में भारी प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन नहीं, ये एक बहुत बड़ा रोष है और इस रोष में जो जनता ने भाजपा सरकार बनाई थी उसका मात्र उद्देश्य था कि देश में तरक्की होगी, लेकिन इफेक्ट उसका रिवर्स हो रहा है। GST 18% लगा दिया गया था पहले, किसी पे 24 और 26 तक भी लगाया गया, फिर वापस ले लिया गया। आज आटा, दूध, दही पे GST लगा के आम गरीब मजदूर की कमर तोड़ दी गई है। हमारी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि इसको वापस लिया जाए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोज़गारी है। यहाँ लोग हर पल पे, हर घर में एक युवा बैठा है। आज आप देख रहे हो हजारों की संख्या में युवा हमारे साथ है। शुक्रवार को किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेताओं द्वारा लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नेताओं ने बताया कि किसानों के पास शामलात मलिकियत और जमीनों के मालिकाना हक किसानों से वापस लेकर पंचायत व नगर पालिकाओं के नाम किए जा रहे हैं। इस संबंध में एक ज्ञापन उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया। किसान नेता रवि आज़ाद ने बताया कि सभी किसानों के पास शामलात मलकियत है। जमीनों के मालिकाना हक किसानों से वापस लेकर पंचायत व नगर पालिका के नाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसी जमीनों का इंतकाल तोड़कर पंचायतों के नाम किया गया है। इसी बात को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि आसमानी आफत से किसानों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में बरसात के कारण खेतों में जमा पानी निकलवाने के लिए किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। उनका कहना था कि गांव की खेत और गलियों में 4 से 5 फुट तक पानी जमा हो चुका है। एक तो किसान पहले से ही महंगाई के चलते परेशान हैं, ऊपर से आसमानी आफत से उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। उसके चलते अब किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए सरकार को किसानों के बारे में सोचते हुए तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी प्रकार से कर सकें। आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर सभी किसान संगठनों ने, सभी किसान साथियों ने, सभी नौजवान साथियों ने मुख्यमंत्री के नाम DC के माध्यम से ज्ञापन दिया है। और जो मुद्दा है वो मुद्दा है मुश्तरका मालकान सहित 8 प्रकार की जमीनें जिन पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से हरियाणा की खट्टर सरकार हरियाणा की 2,80,000 से ज्यादा एकड़ जमीन है, जिसके ऊपर वो अप्रत्यक्ष तौर पर कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है। और ये ऐसी जमीनें हैं जिनमें 1960 से लेकर के अब तक इंतकाल, रजिस्ट्री, गिरदावरी किसानों के नाम है। इसमें गोचर की भूमि भी है, शामलात की भूमि भी है। इनके ऊपर सरकार सीधे सीधे तौर पर कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने मुश्तरका मालकान जमीनों को लेकर के अपने आंदोलन की शुरुआत हरियाणा में की है। आज आंदोलन का ज्ञापन देने का ये पहला चरण है। अब इसके ऊपर मजबूती से अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है और इसी प्रकार से सरकार तानाशाही करेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा की सरकार की। किसान ये न ईडी से डरता है, न इसकी उस गलत व्यवस्था से डरता है। जहाँ भी मौलिक अधिकार का आनंद होगा किसान हर जगह खड़ा मिलेगा, चाहे वो यूपी का किसान है, चाहे केरल का है, चाहे असम का, चाहे हरियाणा का। हम सब एक हैं।
जब तक हिंदुस्तान में मौलिक अधिकार का हनन होगा, हम आगे खड़े होकर अपनी आवाज़ और अपनी जान देते रहेंगे। 750 चले गए, 7,500 भी जाने के लिए तैयार हैं। शुक्रवार दोपहर को हुई बरसात से भिवानी वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर यह बरसात सेक्टर वासियों के लिए आफत बनती नजर आई, क्योंकि पानी की समुचित निकासी नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। शुक्रवार को भिवानी में हुई बरसात से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं यह बरसात सेक्टर वासियों के लिए आफत भी बनी। वहां के लोगों का कहना था कि पानी की निकासी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जब भी बारिश होती है तो सेक्टर 23 के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहाँ के लोगों ने कहा कि बारिश के समय लोग पैदल भी नहीं निकल पाते। कई बार स्कूल से आते हुए बच्चे भी पानी में गिर जाते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कों पर खड्डे होने की वजह से पानी भर जाता है, जिनमें अनेक बार वाहन भी फंस जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कई बार बात की जा चुकी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड इतने गड्ढे हैं कि आदमी इसके अंदर बह जाए, जैसे स्विमिंग पूल बना दिया हो। हमने डीसी को हर 2 हफ्ते में एक रिपोर्ट एप्लीकेशन दे के आता हूँ कि गड्ढे भरवाओ, जबकि सेक्टर 23 के आदमी जितने भी नए मकान बढ़े उनका रोड कट का पैसा हुड्डा विभाग लेता है कंप्लीशन से पहले, लेकिन एक भी रोड कट आज तक उनने, जबकि एक्शन को खुद मैंने ये कहा है कि इनको रिपेयर करो, लेकिन एक्शन भूपेंद्र सिंह ने एक भी रोड, जेई ने या उसने कोई भी रोड कट पूरा नहीं किया। अभी तक पैसे ले लेते हैं, कंप्लीशन से पहले पैसे ले लेते हैं। लेकिन इन रोडों की ये हालत है कि आपके सामने एक गाड़ी आ रही है, देखो गाड़ी के है पानी के अंदर खड़ी हो सकती है, जैसे स्विमिंग पूल में हो जाती है। पैदल यहाँ से कोई भी बच्चा स्कूल का यहाँ उतर के भगत सिंह चौक से पैदल सेक्टर में नहीं जा सकता, क्योंकि इतने गड्ढे हैं, गोड्डे से ऊपर पानी आता है, तो कैसे वो पैदल चले बच्चे। यहाँ तो हालत ऐसी बना रखी है आगे जैसे हम पाकिस्तान के हों। मैंने एडीसी को भी कही थी, एडीसी ने बताया कि हम आपके पास अभी उसको भेज रहे हैं सुंदर सांगवान को, और वो एमई देख करके जाएगा रोडों को। लेकिन नहीं तो वो आया, फोन किया मैंने खुद एमई को, आना भाई। बोले हम क्या करेंगे, ये तो हुड्डा काम है। हुड्डा वाले कह देते हैं म्यूनिसिपैलिटी का काम है, म्यूनिसिपैलिटी वाले कह देते हैं हुड्डा का काम है। हमें ये ही नहीं पता चला कि सरकार में ये काम किसका है। परेशानी तो एक नहीं, यहाँ तो हजारों परेशानियाँ हैं। अब रोड की हालत आप देखो, 1-1 फीट 2-2 फीट के गड्ढे हैं इसमें। किस प्रकार से बच्चे एम्प्लॉइज सुबह घर से निकलें, किस प्रकार से ऑफिस में जाएं, किस प्रकार से वापस आएं, आप देख सकते हो इस चीज़ को। हुड्डा में कोई भी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ तक कि जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि रोड कट की फीस लेते हैं, लेकिन आज तक एक भी रोड कट जो है ठीक नहीं किया है, रिपेयर नहीं किया है। हुड्डा वालों को बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी का नाम लेते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी को बोलते हैं, हुड्डा का नाम लेते हैं। सबसे महंगे रेट हैं प्लाटों के यहाँ पे यदि बात की जाए तो, और सुविधाएं मेरे ख्याल से गाँव में इससे अच्छी होंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनका जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए, नहीं तो कहीं ना कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी जिससे व्यक्ति को मानसिक। ये जी जगह जगह सारा पानी भर जाता है और सारे रोड फुटे हुए हैं, क्या सुविधा। हमारे तो यहाँ सुविधा है नहीं, नाम तो सेक्टर का होता है और कॉलोनी से भी ज़्यादा असुविधा है यहाँ। हम यही कहते हैं कि हमें सारी सुविधा दी जाए जो सेक्टर में होती है। हमारा सारा रोड बनना चाहिए और पूरी सुविधा होनी चाहिए जो सेक्टर में होती है। पानी बरसाती पानी का आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।